Hello students, this is chapter first of history, the फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इस चैप्टर के अंदर हम आज पढ़ेंगे पार्ट सेकंड, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ चुके थे द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, और उसके साथ हम ये भी पढ़ चुके थे कि उस दिन क्या हुआ था ऑन 14 जुलाई 1789। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे क्या हुआ। स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेज। किंग ने टैक्स इंक्रीज करने के लिए मीटिंग बुलाई थी स्टेट जनरल की। वहाँ उस टाइम एक असेंबली हुआ करती थी और उस असेंबली का नाम था स्टेट जनरल। और जब किंग को ज़रूरत पड़ी पैसों की, तब उसने टैक्स इंक्रीज करने के लिए उस स्टेट जनरल की परमिशन ज़रूरी थी। So the State General was political body to which the three states sent their representative. However, the monarch alone could decide when they call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. तो उस मीटिंग के अंदर जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वहाँ पर देर आर 3 स्टेट इन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इन द फ्रेंच। तो उन 3 स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव मेंबर वहाँ स्टेट जनरल असेंबली के अंदर भेजे जाने थे। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेज। ए रेस्प्लेंडेंट hall in the Versailles was prepared to host the delegates. The first and second states sent 300 representatives. The first and second states sent 300 representatives each, who were seated into rows facing each other on 2 sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated member. तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट के अंदर, फर्स्ट स्टेट मीन्स ऑलरेडी वी रीड इन द फर्स्ट पार्ट, जो चर्च फर्स्ट स्टेट के अंदर आता था, उस चर्च से रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव वो 300 मेंबर एंड उसका 1 वोट होता था। एंड सेकंड स्टेट नोबिलिटी हैज 300 मेंबर एंड 1 वोट। सेकंड स्टेट उनसे भी जो 300 मेंबर्स बिलोंग करते थे, एंड थर्ड स्टेट वहाँ से 600 मेंबर आते थे, लेकिन उनका भी 1 वोट ही होता था। तो आप लोग देख सकते हैं 300 उनका 1 वोट, सेकंड कैटेगरी उनका भी 300 उनका 1 वोट, और इधर थर्ड कैटेगरी के मेंबर थे। लेकिन थर्ड कैटेगरी में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे जो अदर्स, जितने भी फर्स्ट कैटेगरी चर्च, सेकंड नोबिलिटी एंड अदर्स ऑल मेंबर्स, वो सारे के सारे थर्ड कैटेगरी के अंदर आते थे। लेकिन यहाँ जो 600 मेंबर्स है वो सारे लोग उसके अंदर नहीं आते थे। तो उसके अंदर कई सारे ऐसे थे जो उस असेंबली के अंदर वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर सिर्फ जो थर्ड स्टेट वहाँ से सिर्फ एजुकेटेड पर्सन एंड
रिच फैमिलीज मेंबर्स यही रिप्रेजेंट कर सकते थे, अदर वाले यहाँ पर अलाउ नहीं थे। तो इसके अंदर कौन कौन से अलाउ नहीं थे? पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री द असेंबली। तो वुमेन्स वहाँ अलाउ नहीं थे, पीजेंट्स अलाउ नहीं थे, आर्टिशियंस नहीं थे। लेकिन ये जो 600 लोग वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव करने गए थे, उनके साथ 40,000 लेटर उनके साथ थे, जो इन लोगों ने अपने से जितने भी ग्रीवनेस थी उन ग्रीवनेस से रिकॉर्ड रिलेटेड ये लेटर इनके साथ थे। अब आप लोग सोच सकते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट दिस इफ़ यू आर इन द थर्ड स्टेट एंड वाई। अब ज़रा सोचिए कि यहाँ पर आपके मेंबर है 600 और अंदर है 300 एंड 300, लेकिन आपका वोट का वैल्यू है वो इक्वल है, क्या रहेगा? अब वहाँ पर कंडीशन क्या होती? जब टैक्स बढ़ाने की बारी आई थी तब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों एक हो गए। एक का मतलब 3,000 300 600, और उनका वोट कितना? एक वोट और एक वोट, 1 and 1 2 वोट, और थर्ड स्टेट था उनका रहा 1 वोट। तो आप सोचिए ज़्यादा वोट किसका रह गया था? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, उनके पास 2 वोट थे, और थर्ड स्टेट था उनके पास 1 वोट था। और किंग की डिमांड थी कि वहाँ पर टैक्स इंक्रीज करना, तो थर्ड वालों को टैक्स देना पड़ता था। तो थर्ड वालों की यह डिमांड थी कि हमारा जो जितने भी मेंबर है उस मेंबर के अकॉर्डिंग वोट किया जाए। अगर उनका 300 है और 1 वोट है तो हमारा 600, तो उसके अकॉर्डिंग 2 वोट होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई थी? जो किंग था, ये किंग चाहता था कि वहाँ टैक्स इंक्रीज हो, लेकिन थर्ड स्टेट थे उनकी डिमांड और बढ़ गई थी। थर्ड स्टेट वांट टू चेंज वोटिंग प्रोसीजर, वो चाहते थे कि वोटिंग प्रोसीजर है उसको चेंज हो जाए, और ये चाहते थे कि जितने मेंबर है उनको 1 वोट दे दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो उनके वोट बढ़ जाएंगे। तो ये इनकी वोट जो डिमांड थी उस डिमांड को नेगलेक्ट कर दिया गया था, राजा ने मानने से इनकार कर दिया, और वो लोग क्या है वहाँ से, जो वहाँ पर असेंबली हो रही थी उस असेंबली से निकल गए। अब यहाँ किंग के लिए एक नई मुसीबत तैयार हो गई थी। किंग ने मीटिंग तो बुलाई थी टैक्स इंक्रीज करने के लिए, बट यहाँ एक नई डिमांड हो गई, राइट टू वोट। अब थर्ड स्टेट वाले थोड़े अवेयरनेस हो गए थे, क्योंकि उससे पहले ही हमने पढ़ लिया कि इनके ऊपर कई सारे फिलोसोफर थे, उनका इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो गया था। तो उन्हीं में से एक फिलोसोफर था जिन्होंने अपना बुक लिखा था, रूसो, और उनकी बुक का नाम जैसा पहले मैं बता चुका हूँ, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बुक का नाम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये बुक बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसका नाम याद रखना है। कई बार इसका 1 मार्क का क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसके जो राइटर है रूसो। तो इन चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसके बाद थर्ड स्टेट ने राजा की जो डिमांड थी और उनको नेगलेक्ट कर दिया गया था, राजा ने उनकी डिमांड को नेगलेक्ट कर दिया था। अब ये वहाँ से बाहर निकल गए और वहाँ से सीधा वो टेनिस कोर्ट चले गए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोकमैन फॉर द होल फ्रेंच। और थर्ड स्टेट क्योंकि वहाँ पर वो एक मेजॉरिटी में थे, तो ये अपने आप को बोलते थे कि हम पूरे फ्रेंच है, उन होल नेशनल जो जितने भी लोग हैं उन सब का जो उनको रिप्रेजेंट करने वाले। उसके बाद ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वार्सिले। तो वार्सिले के अंदर
वहाँ पर जो टेनिस कोर्ट था वहाँ पर ये लोग सारे इकट्ठे हो गए थे। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स ए नेशनल असेंबली टू श्योर नॉट टू डिस्पायर टिल दे हैड ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। अब यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है कि इससे पहले जो वहाँ की असेंबली थी उसको बोला जाता था द स्टेट जनरल। अब वहाँ स्टेट जनरल के बाद जब इन लोगों ने यहाँ ऑन 20 जून जब टेनिस कोर्ट के अंदर आ गए थे तब यहाँ अपना एक नया असेंबली उन्होंने जो गठन किया था उसका नाम रखा था नेशनल असेंबली। और उन्होंने वहाँ से डिमांड की कि जब तक किंग का पावर है, मोनार्की के पावर उनको लिमिट नहीं हो जाते तब तक हमारी डिमांड यही रहेगी। दे वर लीड टू मीराबाऊ एंड अबेसोयू। ये दोनों एक ग्रेट पर्सन थे दोनों। मीराबाऊ वाज बोर्न इन नोबल फैमिली बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डे अवे विथ ए सोसाइटी ऑफ फेडुअल privilege. He brought out a general and delivered powerful speech to the crowd assembled at the Varsile. ये जो मीराबाऊ था ये नोबल फैमिली से बिलोंग करता था लेकिन थर्ड स्टेट का फेवर में था और उनको सपोर्ट करने वाला था ये अबेसोयू। ओरिजिनली ए प्रिस्ट wrote an influence pamphlet called What is the Third State। अबेसोयू ने कई सारे ऐसे पम्पलेट लिखे थे जिसमें उसने ये बताया था व्हाट इज थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट है वो क्या है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seized with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest। जब नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग के अंदर बिजी थी उसी टाइम फ्रेंच के अंदर कंडीशन भी बहुत ही ख़तरनाक थी और उस टाइम विंटर सीजन था और जो एग्रीकल्चर थी वो ख़राब हो गई थी। प्राइस है जो इंक्रीज़ हो गई थी, खाने की डिमांड बढ़ गई थी, रेट है जो इंक्रीज़ हो गई थी। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ थे उस टाइम फ्रांस है जो जूझ रहा था। और उसी टाइम एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप ऑन मूव इन टू पेरिस ऑन 14 जुलाई। द एजिटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल। जब राजा ने ऑर्डर दे दिया था कि आर्मी को पेरिस के अंदर आने से लोग नाराज़ हो गए थे और उसके बाद आज जैसा कि आपको पता है कि बास्टिल जो फोर्ट था उनको वहाँ की जनता के द्वारा तोड़ दिया गया था। अब आते हैं हम विलेज की ओर। इन द कंट्री साइड रोमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हियर्ड बैंड ऑफ द brigands who were on their way to destroy their ripe crops, caught in a frenzy to fear peasants in the several districts, seized hoes and the pitchforks and the attacked chautauqua. They looted hoarder gain and they burnt down the document content recorded of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries। तो यह कंडीशन हो गई थी, गाँव के अंदर अफवाहें फैल गई थी और लोग हर चीज़ के लिए परेशान हो गए थे। उस टाइम उनको जो भी चीज़ें नज़र आ रही थी हर चीज़ों को लूटा जा रहा था और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे उनको वहाँ जला दिया गया था, उनके रिकॉर्ड थे उनको जला दिया गया था। लोगों ने जो लोन वगैरह लिए थे उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ के लोगों ने जला दिए गए थे। और कई सारे ऐसे जो नोबल फैमिलीज थे वो वहाँ घर छोड़ के भाग गए थे। कई सारे ऐसे हैं जो अदर कंट्री जो नेबरिंग कंट्री वहाँ जाके चले गए थे। तो फेस्ड विद द पावर ऑफ द रिवोल्यूटिंग सब्जेक्ट लुइस 16 फाइनली accorded recognition of the National Assembly and accept the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। अब लुइस 16 इन सारी चीज़ परिस्थितियों के कारण वो डर गया था और
जो नई नेशनल असेंबली बनी थी उस असेंबली की डिमांड थी, उनको मानने के लिए लुईस 16 राजी हो गया था। On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the federal system of obligation and taxes. Members of the clergy too were forced to give their privileges. Tithe were abolished and land owned by the church were confiscated. As the result, the government acquired asset worth at least 2 billion livres. अब जब राजा ने उनकी मांग को स्वीकार कर ली गई तो कई सारे ऐसे राइट थे जो उनको बर्थ के अकॉर्डिंग मिले गए थे, उन सभी को एबोलिश कर दिया गया था। टिथे जो टैक्स था उस टिथे टैक्स को भी हटा दिया गया था। चर्च के कई सारे डिपार्टमेंट वगैरह थे, उन डिपार्टमेंट को छीन लिया गया था। चर्च की जो बिल्डिंगें थी उनको छीन लिया गया था। और उसके बाद 2 बिलियन लिवरे चर्च से वो भी लिया गया था। अब आते हैं फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। ये आपको याद रखना, हो सकता 1 मार्क का क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाए, तो ये ईयर आपको याद रखना ज़रूरी है। आप 10-15 बार अगर पढ़ेंगे तब ये आपको याद हो जाएगा। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज लिमिटेड टू पावर्स ऑफ द मोनार्क। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? जो लिमिट थे, राजा के पावर थे, उनको लिमिट कर दिया गया था। These powers, instead of being concentrated in hand of one person, were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। इस टाइप का सिस्टम वहाँ हो गया था। दिस मेड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंच को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. This is citizen voted for a group of electors who in turn closed the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. वहाँ पर सब लोगों को right to vote नहीं मिला था। Only men about 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wage were given the status of active citizen. That is, they were entitled to the vote. तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि वहाँ एक्टिव मेंबर थे। और एक्टिव मेंबर कौन थे? जिनका एज 25 ईयर अबव हो जाता था और वो टैक्स पे करते थे। जो लेबर होता 3 डेज लेबर का इक्वल वो अगर टैक्स पे करते थे तो उन्हीं को एक्टिव मेंबर माना जाता था और यही वोट देने के लिए एबल थे। द रिमेनिंग मैन ऑल वुमेन वर क्रॉस्ड एज पैसिव सिटीजन टू क्वाली एज द इलेक्टर एंड देन मेंबर ऑफ द असेंबली। ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाइस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर। तो इस जो डायग्राम है उनसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनको वोट दिया जाता था। एक्टिव सिटीजन एंटाइल टू वोट अबव 4 मिलियंस, ये इलेक्टर्स। फिर नेशनल असेंबली, और इनको कंट्रोल करने के लिए मिनिस्टर्स होते थे और किंग उनको ऑल्सो कंट्रोल देम। एंड जुडिशरी सिस्टम भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक किंग था, उसका पावर किस तरीके से एक लिमिट में कर दिया गया था और लोगों के थोड़े बहुत राइट इंक्रीज हो गए थे। और उसके साथ जो नेशनल असेंबली थी, उस नेशनल असेंबली के अंदर 7 जो आप लोग ये देख रहे हैं नेशनल असेंबली, इस नेशनल असेंबली के अंदर जो मेंबर थे वो 745 टोटल मेंबर थे। और जो इलेक्टर्स है, इलेक्टर्स इसके अंदर 50,000 मैन थे। ये एक चीज़ आपको याद रखना कि वहाँ पर वुमेन को राइट टू वोट नहीं था।
ये 50,000 ये टोटल थे। Now this some political symbol of France which we have to know. Firstly, liberty cap. Cap worn by a slave upon becoming free. ये फ्री का सिंबल था। नेक्स्ट, ब्रोकन चेन। Chains were used to fetter slave. A broken chain stand for the act of becoming free. And next, the bundle of rods or facet. One rod can be easily broken, but not an entire bundle. Strength lies is unity. एक यूनिटी का ये सिंबल हो गया था। जैसे कि इससे रिलेटेड हम कई बार कहानी पढ़ते हैं, तो एक अकेली लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वो उनका एक बंडल बना दिया जाता है, उनको यूनिटी में कर दिया जाता है, तब वो तोड़ नहीं सकते हैं। द आई विद इन ए ट्राइंगल रेडिएशन लाइट। द आई विद इन ए ट्राइंगल radiation light. The all-seeing eye stand for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. Next, sculpture. And सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये सिंबल था रॉयल पावर का। ये स्नेक बीटिंग इट्स टेल टू फ्रॉम ए रिंग। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। ये इस तरीके से रिंग होती है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। और ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक सिंबल बन गया था उस टाइम ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये कलर एक उनका नेशनल सिंबल बन गया था, ये नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। एंड the winged woman, personification of the lodge. And last, the law tables. The law is the same for all and all are equal before it. ये रूल्स बनाए। According to this rule, all persons are equal before the law. तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंच अबोलिश मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। और इससे रिलेटेड अगर कुछ आपके डाउट होते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।